आज की क्लास पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं। आप सबका संस्कृत सेवा 9 के अपने चैनल पर स्वागत है। आइए हम लोग बढ़िया व्याख्या सहित एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं, जिससे कि हम लोग परीक्षा में बेहतर कर सकें। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने। संस्कृत सेवा 9 आपके चैनल का नाम है। जो लोग अभी भी सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने और भी मित्रों को शेयर करिए, जिससे कि सभी का लाभ हो सके। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं, बंगाल का आतंक कौन है? जलकुंभी है, क्योंकि पार्थेनियस, गाजर घास, लेंटाना कैमरा, दूब घास ये नहीं है। तो पहला विकल्प सही है। और जलकुंभी पानी में ऑक्सीजन खींच लेती है, जिसके कारण मछलियां और अन्य जलीय जीव मर जाते हैं, इसीलिए इसको बंगाल का आतंक के नाम से भी कहते हैं। और दूसरा प्रश्न आपके सामने है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। अजैविक होने का लक्षण क्या है? वंशानुगत सामग्री नहीं होती या प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नहीं, डी विकल्प सही है, इसमें क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विकल्प डी सही है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी व्याख्या क्या है कि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। निर्जीव या अजैविक होने का मुख्य लक्षण है कि निर्जीव पदार्थों की तरह क्रिस्टल बनाकर सालों रखा जा सकता है। फिर से देख लीजिए, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। निर्जीव या अजैविक होने का मुख्य लक्षण यह है कि इसे निर्जीव पदार्थ की तरह क्रिस्टल बनाकर सालों रखा जा सकता है। तीसरा विकल्प देखिए, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। आजकल आप लोग खूब आम का फल खा रहे हैं, खूब पका भी रहे होंगे, तो किसके कारण आम को पकाने के लिए आप लोग क्या ले आते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए यहाँ देखते हैं कि पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक करता है क्या है? जिब्रेलिन, फाइटोकाइनिन, इथाइलिन, ऑक्सीजन। तो इथाइलिन विकल्प सी सही है मित्रों, क्योंकि इथाइलिन जो होता है एक गैस के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र पादप हार्मोन है। यह प्राकृतिक रूप से पौधों में फलों को पकाने का कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला आवासीय जीवाणु। कैसा जीवाणु? आवासीय जीवाणु, जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा जाता है और ये सही है। क्लास्ट्रीडियम पूरी तरह सही उत्तर है, क्लास्ट्रीडियम। और राइजोबियम दलहन की फसलों में होता है, लेकिन ये सहजीवी है। और ये स्वतंत्र रूप की बात करेगा तो क्लास्ट्रीडियम, किसी के साथ रहने की बात करेगा तो दलहन फसलों के साथ जड़ों में रहता है, राइजोबियम होता है। एजोटोबैक्टर ये नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें ये भी नहीं, क्योंकि स्वतंत्र रूप की बात किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उसके पहले इसकी व्याख्या आप ये देखिए कि क्लास्ट्रीडियम एक आवासीय स्वतंत्र जीवाणु है जो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जबकि राइजोबियम सहजीवी और वायवीय होता है। बताए ना कि जो राइजोबियम होता है वो सहजीवी की बात करेगा तो राइजोबियम करेंगे, स्वतंत्र रूप से जब बात करेगा तो आपको क्लास्ट्रीडियम करेंगे। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं मित्रों। किस प्रकार का डीएनए सामान्य रूप से कोशिकाओं में पाया जाता है? कैसा डीएनए जो सामान्य रूप से कोशिकाओं में पाया जाता है? तो बी डीएनए, याद रख लीजिएगा, बी डीएनए विकल्प बी सही है। बी डीएनए सामान्य रूप से कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसके पीछे है कि
मानव एवं अधिकांश जीवों की कोशिकाओं में सामान्य दशाओं में पाया जाने वाला DNA BDNA ही होता है। ये दक्षिणवर्ती कुंडली वाला होता है, दक्षिणवर्ती कुंडली वाला होता है। ये देखिए, ये आपका डिटेल इसमें दिया गया है। आगे सन 1853 में भारत की पहली यात्रा ट्रेन कहाँ चली थी? ये बहुत ही साधारण और अच्छा प्रश्न है। आप सबको पता भी होगा कि मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, और किसके समय में चली थी ज़रा बताइए। तो ये लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 को भारत की प्रथम रेलगाड़ी बम्बई बोरीबंदर से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी, पूछ लिया जाता है। आइए अब दूसरा देखते हैं। संस्कृत सेवा 9 के आपके चैनल पे स्वागत है। एशिया कब से, ये देखिए बड़ा अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला पूछ रहे हैं। ये पशु मेला लगा भी हुआ है, इधर चित्र में देखिए, ये सोनपुर बिहार में लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला ये बिहार में लगता है। अगर पशुओं के शौकीन लोग हैं तो आप जा सकते हैं, बाकी सब तो कुंभ मेला से पुष्कर राजस्थान में लगता है। बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। एक चीज़ और मान लीजिए, हरिहर क्षेत्र मेला, इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। कब लगता है? तो जिसको जाना होगा कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। हमारे भाई जानवर शौकीन लोग जा सकते हैं लेने सोनपुर, लेकिन याद रखिएगा, हम याद करने के लिए कह रहे हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी 1961 में। ये देश में अनेकता में एकता, डाइवर्सिटी एंड वैरायटी ऑफ इंडिया, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता को मजबूत करने के लिए वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि समता के अधिकार का उल्लंघन, समता के अधिकार का उल्लेख, क्षमा करिएगा, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेद में मिलता है? तो 14 से 18 में, अनुच्छेद 14 से 18 में समता के अधिकार का उल्लेख संविधान में मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में सबसे पहला अधिकार समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। ये देखिए कुछ चित्र भी जो हमें प्राप्त हो सके हैं, चित्र भी हम आपको दिखाने का प्रयास किए जिससे कि आपको पूरी तरह से याद रहे किस देश में लचीला संविधान लागू है। अब आप ये देखिए कहाँ का चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यूनाइटेड किंगडम का संविधान सबसे लचीला संविधान है। यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन का संविधान बहुत लचीला है, क्योंकि वहाँ संसद साधारण कानून की तरह ही संविधान में बदलाव कर सकती है। साधारण कानून की तरह वहाँ की संसद कानून में बदलाव कर सकती है, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान बहुत ही लचीला है। एक चित्र से आपको फिर से देखिए, ग्रामीण अंचल जैसे सोनपुर का मेला आप लोग देखे थे। पुरवा से आप बहुत समझदार हैं, समझ रहे होंगे, गांव में ज़्यादातर पुरवे पाए जाते हैं, तो पुरवा किस अधिवास में शामिल है? तो पुरवा ग्रामीण अधिवास में शामिल है। गांव में छोटे छोटे घरों, समूहों या मजरों को उत्तर भारत में पुरवा या टोला कहा जाता है। ये वही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। देखिए ज्वालामुखी, कौन से जो आज ज्वालामुखी आपको फिलीपींस में भी देखना होगा, बहुत तगड़ा भूकंप आया था। यहाँ देखिए कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, ये जो दिख रहा है आपको, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। आपको ऑप्शन दिखेगा, वहाँ चित्र नहीं मिलेगा। आप ऑप्शन से निश्चित करिए कि आपलेशियन, यूराल, अरावली, किलिमंजारो कौन सा ज्वालामुखी पर्वत के अंतर्गत आता है? तो किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत के अंतर्गत आता है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित एक निष्क्रिय शांत ज्वालामुखी पर्वत है। एक किलिमंजारो किस प्रकार का है? शांत ज्वालामुखी पर्वत है।
ये कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप का है। तो ये ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। आज का 13 नंबर प्रश्न पे हम लोग देखते देखते पहुंच गए हैं। ध्यान से देखिएगा, आप लोग व्याख्या भाग भी और देखा करिए। इससे क्या है कि आपके ज्ञान को स्थायित्व मिलता है। एलिफेंटा द्वीप, ये सब बहुत अच्छे प्रश्न, बार बार पूछे जाने वाले और दोहराए जाने वाले प्रश्न हैं। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? तो एलिफेंटा द्वीप ये मुंबई तट पे स्थित है। गोवा तट, कच्छ तट, गंगा तट ये नहीं होंगे। तो सही विकल्प ए है कि एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पे अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप, धारापुरी द्वीप भी इसको कहते हैं। एलिफेंटा द्वीप को धारापुरी द्वीप मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया आप लोग सुने होंगे, उसी के पास अरब सागर में स्थित एक द्वीप है जो अपने गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ? गेटवे ऑफ इंडिया, अरब सागर में स्थित एक द्वीप है जो अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। उसे ही एलिफेंटा द्वीप के नाम से एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है मुंबई तट में। ठीक, जानते हैं। मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ वर्षा होती है। कितनी वर्षा होगी तो वहाँ पाए जाएंगे मानसूनी वन? 70 से 200। कितना? 70 से 200। जब वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक हो तब समझ लीजिए कि वहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं। ये नहीं कि एक दिन बारिश हो गई तो अब आप कहेंगे कि यहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं। जहाँ लगभग समान रूप में वर्षा होती रहती है। और मानसूनी वनों को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में उगते हैं जहाँ वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती रहती है। 15 नंबर प्रश्न, कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार तिब्बत का, हिमालय का, प्रायद्वीपीय पठार का, शांत पठार? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का है। कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार। असम का कार्बी एंगलोंग पठार मूल रूप से भारत के मुख्य प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, कार्बी एंगलोंग प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? मंत्रिमंडल में, विधान सभा में, लोकसभा में, पंचायती राज? देखिए अभी पास नहीं हो पाया, नहीं तो सब जगह हो जाता महिलाओं के लिए भी आरक्षण। कहते सब हैं, करते नहीं हैं। अब यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं में ही लागू है। भारत के संविधान 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार स्थानीय निकायों या पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 अर्थात 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। जब भारत में महिलाओं के आरक्षण की बात आए तो आप देखिएगा पंचायती राज संस्थाओं में इनका आरक्षण है। एक प्रश्न बहुत ही सुंदर चित्र के साथ प्रस्तुत है। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। 50 नहीं, 45 नहीं, 30 नहीं, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अनुच्छेद 157 के अनुसार भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। भारतीय सूची 1 और सूची 2 का सही सुमेलन कोड कौन सा है? ए भारतीय संघ, बी राज्य, सी नगर निगम, ग्राम पंचायत, डी। तो अब आप ये ध्यान से देख लीजिएगा कि ए में पहला सही है, कूट विकल्प बी, ए वाला विकल्प सही है। देख लीजिए, राज्य, संघ, पीएम, राज्यपाल, निगम, मेयर, पंचायत, सरपंच, ये आप लोगों को जानकारी में भी है। किसके अंतर्गत आ जाएगा ये? भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत। तो आपका क्या चीज़ पूछा गया? सूची 1 और 2 का सही सुमेलन कूट कौन सा है?
तो सूची 1 और 2 का इसको सुमेलित करना है, इसमें से ध्यान से देख लीजिएगा। ये हम थोड़ा से आपको डिटेल इसका बता दे रहे हैं कि भारतीय संघ का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, राज्य का राज्यपाल होता है, नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है, ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। मेन बात इसमें पूछने का इनका यही था। तो भारत संघ का कुछ चीज़ें मिट गई थी, अच्छे से इसमें दिया नहीं था विकल्प में। तो आप ये वाला विकल्प है, आपको ये मेन याद यही करना है कि भारतीय संघ का प्रधानमंत्री, राज्य का राज्यपाल, नगर निगम का प्रमुख मेयर, ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच है, क्योंकि विकल्प में अच्छे से इसमें नहीं दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हम लोग। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? केरल 1959 में हुआ था। 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? केरल 1959 में हुआ था। इसे पंजाब 1951 में लगा था। जब लगने की बात पूछेगा तो सबसे पहले पंजाब 1951 में लगा था, लेकिन प्रयोग केरल में 1959 में हुआ था। 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? केरल 1959 पर दिए गए विकल्पों तथा मुख्य विवादित राजनीतिक प्रयोग के अनुसार 1959 केरल में पहली बार अनुच्छेद 1965 लगा था, क्योंकि ये कह रहा है पहले पंजाब 51 में लगा था, परंतु दिए गए विकल्पों तथा मुख्य विवादित राजनीतिक प्रयोग के अनुसार 1959 केरल तो जो माना जाता है हमें भी उसी के साथ जाना है। कहाँ क्या सही गलत के साथ नहीं, माना केरल 1959 जाता है तो हमें भी विकल्प सही केरल ही करना पड़ेगा। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, ये सभी कर नगर निगम द्वारा लगाए जा सकते हैं। नगर निगम को स्थानीय नगर क्षेत्र के अंतर्गत गृह कर, चुंगी, टोल टैक्स और बाजार या मनोरंजन स्थलों पर टैक्स लगाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है सामान्य रूप से। निम्नलिखित में किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ साल भर बर्फ जमा रहती है। यहाँ रेनडियर एक प्रकार का हिरण है, मुख्य रूप से पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, रेनडियर क्या है? एक प्रकार का हिरण है। और टुंड्रा क्या है? प्रदेश ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ साल भर बर्फ जमा रहती है। रेनडियर एक प्रकार का हिरण मुख्य रूप से पाया जाता है। कहाँ? टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। 22वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? डाउन्स, कंपास, पंपास, पेरिस। तो कंपास आपको याद भी है, कंपास ही करिएगा, क्योंकि कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो कंपास नहीं है। कंपास ब्राज़ील का एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पंपास अर्जेंटीना और प्रेरीज अमेरिका का शीतोष्ण है। और कंपास विकल्प सही होगा, क्योंकि शीतोष्ण यहाँ पूछा था, इसलिए कंपास सही होगा। जनसंख्या के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो आपको पता भी होगा, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व की लगभग 60% से अधिक जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं, इसलिए यह जनसंख्या का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? थारू जनजाति कहाँ? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड में। देखिए, ये दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। थारू मरुस्थल झारखंड ये नहीं है, ये बाकी सब गलत हैं। अगर उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र या उत्तराखंड दोनों अलग अलग रूप से देगा तो हम ज़्यादातर तो उत्तराखंड वाले विकल्प को ही सही करेंगे। अगर एक साथ दिया उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और उत्तराखंड, तो दोनों जिसमें रहेगा वही वाला विकल्प सही करेंगे, अतः विकल्प ए सही है। परीक्षा बोर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश के तराई भाग तथा उत्तराखंड दोनों जगह थारू जनजाति निवास करती है। ए और बी दोनों सही माने गए थे, तो इसलिए दोनों जिसमें रहेगा वही आप लोग सही करिएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात
संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में, झारखंड, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो भिलाई आए तो सीधा सीधा छत्तीसगढ़ शिकारियों का वो है, ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ तुरंत मारिएगा। भिलाई शब्द देखिए तुरंत छत्तीसगढ़ मार दीजिएगा। भारत का पहला मुख्य रेल पटरी उत्पादक भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत संघ रूस की मदद से छत्तीसगढ़ में ही स्थापित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ? छत्तीसगढ़ में। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? काइटन, लीच, यूप्लेक्टेला, हिकर्नस। तो यूप्लेक्टेला ये अचल जीव का उदाहरण है। जब अचल जीव का उदाहरण पूछे तो विकल्प सी यूप्लेक्टेला, आप ध्यान रखिएगा। यूप्लेक्टेला अचल जीव, यूप्लेक्टेला अचल जीव। यूप्लेक्टेला पारिफेरा संघ का जीव है, जिसे बीनस की फूलों की टोकरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बीनस की फूलों की टोकरी भी कहते हैं। यह किसी ठोस आधार से जीवन भर स्थायी रूप से जुड़ा रहता है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज, विटामिन। तो अमीनो अम्ल जो है ये प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई कौन है? प्रोटीन अणुओं की इकाई कौन है? तो प्रोटीन अणुओं की इकाई अमीनो अम्ल है। प्रोटीन मानव शरीर के निर्माण खंड बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं, जो बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड अणुओं से मिलने से बनते हैं। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? कौन सा अंगक है जो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? रिक्तिकाएँ, लवक, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति, तारककाय। तो सेंट्रोसम, तारककाय ये अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तारककाय केवल जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में सहायता के लिए पाया जाता है या पादप कोशिकाओं में नहीं होता है। अर्थात सभी पादप कोशिकाओं में होते हैं रिक्तिकाएँ, लवक और सेल्यूलोज कोशिका भित्ति, ये तीनों। और कौन अनुपस्थित रहता है? तारककाय क्यों अनुपस्थित रहता है? कि जंतु कोशिका अर्थात एनिमल सेल्स में उनके विभाजन में सहायता के लिए पाया जाता है या पादप कोशिकाओं में नहीं होता है। बहुत ही सुंदर चित्र के साथ आपके सामने 29 नंबर का प्रश्न है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये देखिए पूरा ग्रंथ ही बना दिया गया है आपका। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत अर्थात लीवर है, जिसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है या पित्त तरफ का स्राव करती है। ये 1.5 kg की होती है। ये पित्त तरफ का स्राव करती है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, बहुत ही सुंदर पक्षी, गौरैया, मोर, सारस क्रेन, तोता। तो विकल्प सी सारस क्रेन। जब राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा तब आपको मोर बताना है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी पूछ रहा है तो सारस क्रेन को ही बताना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। मुख्य रूप से गंगा के मैदानी भागों में पाया जाता है। जय हिंद, धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना चैनल संस्कृत सेवा 9। तो किसी भी समस्या के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। धन्यवाद मित्रों।